अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अमान और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। हसनैन, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। नाश्ता अच्छा किया आपने? नाश्ता मैं रोज अच्छा करता हूँ, लेकिन वीकेंड गुजार के आए हैं आज इसलिए। वीकेंड गुजार के आए हैं। एक तो वीकेंड की खुशी है, लेकिन दूसरा गजल पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को शिकस्त दी है, ये खुशी भी है। और पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को क्वाइट कंप्रिहेंसिवली 57 रन से शिकस्त दी। और ठीक। उस शिकस्त में सबसे अहम किरदार जिस खिलाड़ी का था उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है मेरे से। उनका ताल्लुक कश्मीर अच्छा। से है। सुफियान मुकीम की मैं बात कर रहा हूँ। कश्मीरी बॉय हैं और बड़ी होनहार क्रिकेटर हैं। काफ़ी अरसे से हम उनको देख रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में वो मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत ने रंग लाया। पहले वो पेशावर ज़ल्मी की जानिब से खेलते थे, पेशावर की जानिब से खेलते हुए उन्होंने अपना नाम बनाया, फिर एकदम इंजर हो गए। और इंजरी के बाद मुझे सबसे ज़्यादा ये फील हुआ कि पता नहीं, एक बहुत बड़ा फ्यूचर था सुफियान मुकीम का, वो कि तबाह ना हो जाए। लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ। एंट्री उसके बाद ऐसे हो जाना बहुत ही अच्छा हुआ कि एक तो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बड़ी अच्छी एंट्री की, उसके बाद अब जिम्बाब्वे में उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त स्पेल करवाया जिसमें उन्होंने 3 विकेट्स भी लिए। और साथ ही हमारे यहाँ ना एक कमी थी स्पिनर्स की, अगर बात की जाए, शादाब खान और नवाज परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन अब फैसल अकरम की सूरत में, सुफियान मुकीम की सूरत में, अबरार की सूरत में, इन जैसे लड़कों की, मेहरान मुमताज़ का मैं नाम लेना चाहूँगा, उनकी सूरत में पाकिस्तान के पास क्वाइट एनफ स्पिनर्स हैं जो कि बड़े अरीना में परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये था गज़ल कि हमारे जो स्पिनर्स थे वो थोड़ी देर से बाद बैटर बनने की कोशिश करते थे और बैटर बनने की कोशिश में प्रमोट होने की कोशिश वो अपना जो स्पिन का आर्ट था वो भी भूल जाते थे। स्टार्ट में जब शादाब खान आए, शादाब खान वाज वेरी गुड, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उनको बैटिंग का शौक पैदा हुआ तो यहाँ से वो छक्के खाना स्टार्ट हुए। सो सुफियान की जो एंट्री है ये बड़ा वाइल्ड कार्ड था पाकिस्तान की जानिब से। सुफियान को मुबारकबाद हो, उनके चाहने वालों को, कश्मीर से जितने भी लोगों का ताल्लुक है, सुफियान के करीबी लोग, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे भी मुबारक हो, क्योंकि जिस लड़के को आप अपने सामने देखें, फलते फूलते हुए देखें, जब वो परफॉर्म करते हैं तो दिली खुशी होती है। और पूरे मैच में ना इंतजार कर रहा होता है बंदा कि कब आएगा सुफियान, और वो कुछ ना कुछ हमें करके दिखाएगा। अच्छा, और वैसे भी आपकी एक्सपर्टीज भी बहुत ज्यादा है, तो वैसे एक अलग खुशी आपको वो भी होगी। और फिर एक ये मतलब डबल खुशियां हो गई आपकी, वीकेंड की खुशी, फिर उसके बाद नाश्ता भी आपने बहुत अच्छा किया और फिर तीसरी ये भी खुशियां। तो जी, ये अच्छी खबर थी, अच्छी खुशी की खबर थी हसनैन के पास। अब आपको लिए चलते हैं बलोचिस्तान और वहां से भी हम सब आपको भी और देखने वालों को भी, जी हाँ, अच्छी खबर देंगे, क्योंकि वज़ीर आला बलोचिस्तान ने तालिबात को पिंक स्कूटर्स फराहम करने का ऐलान किया है ताकि ख़वातीन को ज़्यादा बाइख्तियार और खुद मुख्तार बनाया जा सके। और ये इक़दाम ख़वातीन के लिए हुकूमत के इनकलाबी मंसूबों का हिस्सा है। स्कीम की पॉलिसी जल्द मुतारिफ कराई जाएगी। इस वक्त बलोचिस्तान में 5 ख़वातीन डिप्टी कमिश्नर्स अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं और ये स्कीम मजीद ख़वातीन के लिए मौक़े पैदा करेगी, नो डाउट, क्योंकि बलोचिस्तान में तो वैसे ही इलिटरेसी रेट ज़्यादा है ख़वातीन के हवाले से। लेकिन ये जो स्कीम शुरू कर दी गई है और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से, ये अच्छा है। वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी, उनकी इंडिपेंडेंस के हवाले से भी बिल्कुल ऐसी है। जिस तरह बलोचिस्तान की आपने खबर दी, इस इकदाम से ख़वातीन के हुकूक को और खुद मुख्तारी को बहुत तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। इस तरह की खबरें हमें पंजाब से मिलती थी जब से मरियम नवाज आई थी कि उन्होंने फ़लाँ बस सर्विस स्टार्ट कर दी, फ़लाँ उन्होंने स्कीम स्टार्ट कर दी। लेकिन अब बलोचिस्तान से इस तरह की खबर आ रही है, क्वाइट अमेजिंग है, क्योंकि बलोचिस्तान का पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा भी है। लेकिन उसके बाद जब बलूचिस्तान की महरूमियों की बात करते हैं तो बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा महरूम समझा जाता है हर एतबार से। जिस तरह आपने लिटरेसी रेट की बात की, वहाँ पे आबादी बहुत कम है, वहाँ की जो आबादी है उसको उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। सो फाइनली ए गुड स्टेप फ्रॉम CM ऑफ बलूचिस्तान। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के वो स्टेप्स लेते रहेंगे जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या बलूचिस्तान की एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही अच्छे साजगार साबित होंगे। अब बलूचिस्तान का आपने जिक्र किया तो बलूचिस्तान के साथ एक मुल्क का बहुत गहरा ताल्लुक है, वो मुल्क है चीन। अच्छा, चीन की अगर बात करें तो वो बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है और बलूचिस्तान के गवादर पोर्ट को वो दुनिया का एक बेहतरीन पोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। सी पैक का जितना भी रूट है वो आपको लीड करता है गवादर तक। अब चीन की जब मैं आपको खबर बता रहा हूँ तो चीन में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का जखीरा दरियाफ्त हुआ है। अगर इससे पहले भी ये बड़ा मुल्क था? नहीं, इससे पहले जो बड़ा जखीरा था वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, वो साउथ अफ्रीका में था। चीन के सूबे पिंगजियांग में तकरीबन 83 अरब डॉलर मालियत का सोने का बहुत बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ। अब उनको इतने अरब डॉलर चाहिए नहीं, उनके पास सोने का जखीरा आ गया। हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे पास जखीरा आता नहीं है। और अच्छा, वैसे आपको याद है कि कुछ दिन पहले ही आपने ये खबर भी दी थी कि सोना जो है वो अब सस्ता हो गया है
और लोग जो अपनी शादियां पेंडिंग करके बैठे हुए थे अब शादियां करें और जाके सोना ले लें क्योंकि सस्ता हो गया। लेकिन अब जो आप खबर बता रहे हैं शायद इससे तो अब ग्लोबली महंगाई हो जाएगी। नहीं, इससे और सस्ता होगा ना। सस्ता हो देखिए ना, जाएगा। जखीरे में इजाफा हुआ है। अब चाइना के पास भी एक जखीरा है, तो उसमें डेफिनेटली जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, तो फिर प्राइसेस ऊपर जाती हैं। जब डिमांड भी और सप्लाई भी बराबर की होगी तो प्राइसेस भी नीचे जाएंगी। माहिरीन ने 2 किलोमीटर गहराई तक 40 सोने की कानों की निशानदेही की। चाइना की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर अंदाजन 1000 मैट्रिक टन आला मयार का सोना मौजूद है। और ये दरियाफ्त जनूबी कोरिया की, जिस तरह आप पूछ रही थी, जनूबी गहराई की कान को भी पीछे इसने छोड़ दिया है, जो कि इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा समझा जाता था। इस दरियाफ्त से न सिर्फ चीन की मईशत मजबूत होगी बल्कि आलमी सतह पर सोने की कीमतों पर भी असर डलेगा, जो कि पहले ही बढ़ रही है। और चीन की हम जब बात करते हैं तो हमें यही नजर आता है, यही सुनने को मिलता है कि बड़ी स्ट्रांग उनकी इकोनॉमी होगी, बड़ी स्ट्रांग उनकी मईशत होगी। लेकिन चीन के भी कुछ सूबे ऐसे हैं, स्पेशली ये जो खुजराब के साथ लगते हैं इस तरह के, चीन बहुत बड़ा है कि वहाँ पे अभी भी डिप्राइवनेस है, अवाम इतनी खुश नहीं है, जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज है वो वहाँ तक नहीं पहुँचते। तो डेफिनेटली उन लोगों तक भी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज पहुँचेंगे। जी ज़ाहिर है ये एक ह्यूज सक्सेस है चाइना के लिए। और दूसरी बात ये कि मैसिव डिस्कवरी है जो कि हुई है। अब देखते हैं कि क्या असर पड़ता है, सोना कम होता है ज्यादा होता है, ये तो बाद में हम देखेंगे। कम होगा इंशाल्लाह, है ना, कम होगा। अब आपने ये ऑन रिकॉर्ड है कि आपने कहा है कि कम होगा। जी, हमने तो 2 दिन पहले भी कहा था कम हो गया। वो तो आपने कहा था, लेकिन अब जैसे अब कोई भी सोने की कमी की खबर आएगी मैं उसका क्रेडिट लूंगा। ठीक है, ओके डन। अच्छा जी, अब आपको लिए चलते हैं जी, अब आपको एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव खबर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि पानी की जो बॉटल्स होती हैं उसके ऊपर जो है वो एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है। लोग समझते हैं कि शायद ये पानी एक्सपायर हो गया। अच्छा, पानी की नहीं होती? नहीं, वो पानी की नहीं होती। मैं आपको बताती हूँ वो क्या होता है। बोतल बंद पानी पर दी गई मियाद दरअसल पानी की नहीं बल्कि उसकी पैकिंग मटेरियल यानी प्लास्टिक की बोतल की होती है। और वक्त गुजरने के साथ प्लास्टिक की बोतल अपनी मजबूती खो सकती है और इसका कुछ हिस्सा पानी के जायके या मयार को मुतासिर कर सकता है। बट इट डजंट मीन कि पानी जो है वो स्पॉइल हो गया। पानी जो है वो ख़राब नहीं होता। पानी बजाते खुद जो है वो कभी भी ख़राब नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो पैकिंग होती है वो उसके मयार को उसमें मसाइल पैदा करती है और वो कम कर देती है। और यही वजह है कि मयाद ख़त्म होने की तारीख का जिक्र ज़रूरी होता है। इससे ये भी सबक मिलता है कि माहौल दोस्त पैकिंग के इस्तेमाल पर तवज्जो दी जाए। वाह, ये बहुत ही अच्छी खबर आपने दी है। और जो प्लास्टिक पहले नहीं पता था एग्जैक्टली, और जो प्लास्टिक है इस हवाले से बहुत सारी कहानियां भी हम सुनते हैं, किस्से भी सुनते हैं। अभी तक इंटरनेशनली इसके ऊपर वर्क जारी है कि प्लास्टिक बेसिकली आपको, अगर प्लास्टिक के किसी भी बर्तन में आप पानी पीते हैं, कुछ खाते पीते हैं, तो ये आपको मोटा करती है। तो उसकी रीजन शायद यही है जो आपने बताई कि प्लास्टिक की एक मुद्दत मियाद होती है। जब उस मुद्दत मियाद से वो बढ़ जाती है तो उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और ये उनके साइड इफेक्ट्स में से एक है। और आपने देखा होगा नॉर्मली बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो ना खाते पीते इतना ज्यादा हैं, कुछ भी नहीं करते, लेकिन ये जो प्लास्टिक की बोतल के साथ वो पानी पीते हैं तो उसके साथ भी उनकी बॉडी में फैट्स आते हैं। और इंटरनेशनली मैंने 2-3 तहकीकात भी इस हवाले से देखी थी और बहुत ज्यादा इस पे काम हो रहा है कि किस तरह से प्लास्टिक की बोतल को रिप्लेस किया जाए। सही। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और आगे पिछले दिनों आपने खबर बताई थी कि एक फोटोग्राफर ने कुछ कितने साल लगा दिए? 10 साल लगा दिए थे उसने चांद के 48 पिक्चर्स लेने में 48 कलर्स उसने चांद के बताए थे। ये जो वेस्टर्न दुनिया है इसका अगर फोटोग्राफर है, इसका जर्नलिस्ट है, इसका वकील है, इसका एक्टर है, जो भी है व्हाटसोएवर, ये बहुत ज्यादा टाइम देते हैं और टाइम देने के बाद अपनी प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। इसी तरह से एक इतालवी फोटोग्राफर ने 6 साल का वक्त सर्व किया सिर्फ एक तस्वीर लेने में। वो तस्वीर क्या थी? एक तस्वीर के लिए 6 साल का वक्त। और वो रोज बैठते थे, देखते थे कि किस एंगल में चांद, पहाड़ और एक बासलिका उसको कहते हैं, जो कि रूमी दौर की कदीम इमारत होती है, उसको बासलिका कहते हैं, उनकी हमांगी हो और उनकी हमांगी को वो एक कैमरे में कैद कर सके। और उन्होंने 6 साल में ये कैद किया। इस शाहकार तस्वीर को हासिल करने के लिए ना सिर्फ बेहतरीन वक्त का इंतखाब किया गया बल्कि बेपनाह सब्र और मनसूबाबंदी भी की गई। ये तस्वीर कुदरत के हुस्न और फन तामीर की दिलकशी को यकजा करती है और देखने वालों के लिए हैरत में डाल देती है देखने वालों को। और ये पेशेंस को सलाम देना होगा। 6 साल 10 साल इंतजार करते हैं। हमारे यहाँ तो 6 महीने इंतजार नहीं होता भाई, एक दिन भी नहीं होता। हम ये स्क्रीन पर देखें कि ये जैसे पिक्चर है किस तरह से इसको कैप्चर किया गया है। मतलब बिल्कुल एक इक्वली चांद भी है, पहाड़ का भी है और बिल्कुल इस इमारत को भी कैप्चर किया गया है।
और ये हमें एक मैसेज भी देती है कि आप अगर अपने मंसूबों पर, अपने मकसद पर मुस्तहकम रहें, उसको एंड तक करने के लिए, तो आप कोई भी चैलेंज अबूर कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर आपने एक काम का इरादा कर लिया है और आप ये कहें कि अब बहुत से चैलेंजेस, रुकावटें आ रही हैं तो उसको खत्म कर दिया। ऐसा ही है ना, सब्र जो है ना, एग्जैक्टली। तो जी अब ये आपने अच्छी अच्छी खबरें तो सुन ली, एक और भी अच्छी खबर है लेकिन कई हद तक उसके जो है वो हमें इफेक्ट्स भी नजर आ रहे हैं। हसनैन, गुज़िश्ता कई दिनों से हम जो है वो एक ऐसी स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, कभी एआई आता है तो वो रेस्टोरेंट्स में जाता है खाना बनाने के लिए, अस्पतालों में जाता है मरीजों की हेल्प करने के लिए, इसके साथ साथ एक टीचर भी कराची में आ चुकी है एआई, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही एआई का दौर आने वाला है, क्योंकि मसनूई ज़हानत एआई टेक्नोलॉजी तैयार की गई है जो इंसान की जिल्द के बैक्टीरिया को पहचान कर उनकी शनाख्त कर सकती है। और ये टेक्नोलॉजी पर्सनल सिक्योरिटी और निगरानी के शोबे में एक नया इनकलाब भी ला सकती है, लेकिन इससे प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। अगरचे ये इजाद एक अहम संगे मील है, नो डाउट, एक बहुत माइलस्टोन है अगर ये आ जाए तो, लेकिन इसके असरात पर भी अभी गौर व फिक्र की ज़रूरत है कि अब आप ये सोचें कि बैक्टीरिया जो है वो भी एआई की मदद से जो है वो बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकता है ना, है ना। हाँ, किसी का बैक्टीरिया दूसरे बंदे में ट्रांसफर करो, उसकी शनाख्त को तब्दील करो। इसी वजह से आपने स्टार्ट में ये कहा था कि ये जो शॉर्ट स्टोरी है इस हवाले से कि अभी तहकीकात हो रही हैं। हाँ। ये इन्वेंशन ज़रूर है, एआई की जानिब से एक इजाद है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ये इतनी सिंपल इजाद नहीं है। इसमें बहुत सारे प्रोज, कॉन्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस होंगे जिसके ऊपर काम करना अभी ज़रूरी है। अब आपने एआई की बात की तो मैं हवाई सफ़र के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ। हवाई सफ़र तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग करते हैं। वैसे एक दिन मैंने खबर शेयर की थी आज से 5-6 महीने पहले कि दुनिया में सिर्फ 18 या 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने जहाज़ का सफ़र किया। अच्छा। उसके अलावा 80% आबादी ऐसी है जिन्होंने जहाज़ का सफ़र नहीं किया। लेकिन अब एक शख्स ऐसा है जो कि जहाज में पैदा हो गया। अच्छा। मैं एक बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसकी पैदाइश 30,000 फीट की बुलंदी पर ब्लू जेट तैयारे में हुई, जिसे बॉर्न टू ब्लू का नाम दिया गया और उसका ये मुनफरिद नाम दिया गया उसको और एयरलाइन की जानिब से इस खास मौके पर, क्योंकि ये बच्चे को नाम दे दिया गया, बच्चे को नाम दे दिया गया, वैसे ही उसको दिया, वैसे उसका कोई और नाम भी होगा, ये एयरलाइन ने नाम दिया। और ये बड़ा कम होता है, वैसे होता ही नहीं, इससे पहले नहीं सुना कि जहाज में किसी बच्चे की पैदाइश हुई हो। एयरलाइन ने फिर ये किया कि वो बड़ा पॉपुलर हुआ, ये सोशल मीडिया पे भी आगे पीछे भी, तो उन्होंने इसमें बच्चे के लिए ये ऐलान किया कि उसको तो एक तो नाम दे दिया और दूसरा ये किया कि उसका जो सफर है वो उसको मुफ्त कर दिया सारी जिंदगी के लिए। ये वाकया एविएशन की, ये तो बहुत अच्छी खबर दे रहे हैं आपकी, सारी जिंदगी के लिए मुफ्त कर दिया। और ये वाकया एविएशन की दुनिया में एक यादगार कहानी बन चुका है जो कि जिंदगी की हैरान कुल लम्हों की आकाशी करता है। और एक बच्चा है, देखिए वो पैदा ही, आप उसका फेट चेक कीजिए, वो पैदा ही जहाज में हुआ और ऊपर से अल्लाह ताला ने उसके लिए ये कर दिया कि जहाज वालों के दिल में डाल दिया इसका सफर भी फ्री कर दो। बहुत ही लकी बच्चा था और अब देखेंगे अपनी जिंदगी में वो क्या क्या करता है, क्योंकि उसका सारा सफर ही अब जो है वो मुफ्त हो गया है। सफर भी उसका हवाई था और सफर उसका हो भी मुफ्त गया है और पूरी दुनिया घूम सकता है। हाँ, लेकिन ये है कि उसके माँ बाप के लिए बड़ा डिलाइटफुल सा एक प्रेजेंट है कि अब बच्चे की जैसे ही आमद हुई तो उसके बाद उनके लिए भी ये अच्छी खबर है कि उनका बच्चा मुस्तकबिल में उसके बहुत से ख्वाब भी होंगे, है ना। बिल्कुल, अभी भी उनके लिए काफी किस्मत खोल चुका है, उसके सफर का उनको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ये नहीं करना पड़ेगा और बहुत सी उम्मीदें भी वाबस्ता कर ली होंगी अभी से उनके पेरेंट्स से। ठीक है जी, एक अच्छी खबर थी। अब आपको लिए चलते हैं नॉर्वे में, जहां पर जी तेजी से पेट्रोल कारों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जो है वो अपनाया जा रहा है। और अक्टूबर 2024 तक अगर हम देखें तो 94% जो है वो नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक थी। नॉर्वे ने अपनी सख्त सर्द आबो हवा, पहाड़ी रास्तों और तवील सफर की मुश्किलात के बावजूद इलेक्ट्रिक कारों को फरोग दिया और ये तब्दीली हुकूमत की मौसर पॉलिसियों और मराद का नतीजा है जिसने नॉर्वे को दुनिया भर में माहौलियाती पायदारी का मिसाली मॉडल बना दिया है। मतलब आप देखें कि नॉर्वे में अब ऐसी निशानियां मिल रही हैं कि अब आने वाले दिन में वहां पर बिल्कुल पेट्रोल वाली गाड़ियां खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसी। और नॉर्वे की अगर बात की जाए तो एक साफ सुथरा मुल्क है, पूरी दुनिया में इसकी तारीफ की जाती है, एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और वहाँ पे वो सारी चीजें 2024 तक कन्वर्ट कर चुके हैं। और राइट नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक कार्स इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे इतने टैक्सेस लगा दिए जाते हैं कि बंदा कहता है जो मेहरान आपके पास है, जो पुरानी गाड़ी आपके पास है, उसको तो बिल्कुल बेचना नहीं है। और पुरानी गाड़ियों की कीमत भी वैसे भी आसमान को छू रही है। जो नई गाड़ियों की कीमत है वो पहले अगर किसी जमाने में 20 लाख 25 लाख होती थी, अब वो 75 लाख तक पहुंच गई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि आए रोज हर 15 दिन बाद हम पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो ये सूरत हाल है जी। आए रोज जो है वो इस तरह की पाकिस्तान में जो हैपनिंग्स हो रही हैं उससे हम सब लोग इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन दूसरे ममालिक से हो रही हैं।
इससे यकीनी तौर पर जो है हमें सबक हासिल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी हमारे शॉर्ट स्टोरीज का सेगमेंट का इख्तिताम हुआ चाहता है, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।